चलिए जी, अब हम एनुअल जनरल मीटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी की सालाना शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग होती है, कंपलसरी मीटिंग होती है जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। देखिए, कंपनी के असल ओनर्स कौन होते हैं, असल मालिकान कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, जो कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट देते हैं और बदले में कंपनी की इक्विटी खरीदकर कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। कंपनी के ओनर्स हैं शेयर होल्डर्स, कंपनी चला रहे हैं जी डायरेक्टर्स और जो मैनेजमेंट है कंपनी की, ठीक है ना। अब उसमें उन डायरेक्टर्स को, उन मैनेजर्स को हिसाब किताब देना होता है मेंबर्स को, जो कि असल ओनर्स हैं कंपनी के, जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो वो डायरेक्टर्स जब मेंबर्स को हिसाब किताब देते हैं तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के तौर पे देते हैं, जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में रिपोर्ट्स बनाना सीखते हैं IFRS के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से जो है आप उनको रिपोर्ट बना के दे रहे होते हैं। लेकिन उनसे अप्रूवल्स लेने के लिए, क्योंकि देखें डायरेक्टर्स की पावर्स लिमिटेड होती हैं, डायरेक्टर्स की पावर डेलीगेटेड होती हैं, असल पावर जो है वो हमेशा ओनर के पास होती है। ओनर कौन है आपका, शेयर होल्डर्स। तो उनके पास असल पावर्स है, उन्होंने पावर्स कुछ डेलीगेट की होती हैं डायरेक्टर्स को एज पर लॉ, एज पर आर्टिकल्स, और वो डायरेक्टर्स कंपनी चला रहे होते हैं। लेकिन अप्रूवल्स के लिए दे हैव टू गो फॉर दी अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। अच्छा, अब मेंबर्स की अप्रूवल हम कैसे लेंगे? क्या घर घर जाके पूछेंगे हर मेंबर से कि जी आप बताइए क्या करना है? नहीं, लॉ ये कहता है कि हर साल कंपलसरी एनुअल जनरल मीटिंग आपने बुलानी है, जिसमें आपने अपने मेंबर्स से अप्रूवल्स लेनी है। सर, वो अप्रूवल्स किन किन बातों की होती है? तो देखिए, कुछ हमारे पास ऑर्डिनरी एजेंडा होते हैं जिसको हम ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं, और कुछ हमारे पास स्पेशल आइटम्स होते हैं जिनको हम स्पेशल रेजोल्यूशन कह रहे होते हैं। ऑर्डिनरी बातें क्या होती हैं वो, और स्पेशल बातें क्या होती हैं, आप रेजोल्यूशन के चैप्टर में, रेजोल्यूशन के लेक्चर में, जो इसी मीटिंग्स चैप्टर में एक रेजोल्यूशन का लेक्चर आपके पास आ रहा होगा, उसको आपने देखना है, तो उसमें आपको ही पता चलेगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन से होते हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन कौन से होते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पर ब्रीफ करूँ तो 4 बातें जो हैं, जो हर AGM में लाजमी हो रही होती हैं, वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डायरेक्टर्स ने बनाई है उसको मेंबर्स अप्रूव करते हैं। डिविडेंड जो डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया होता है उसको अप्रूव करते हैं। डायरेक्टर्स के अगर इलेक्शंस होने तो उनको इलेक्ट करते हैं, और अगर ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट की डेट आ गई तो ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं और उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं। तो ये 4 बातें तो AGM में हो ही रही होती हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी अप्रूवल चाहिए हो डायरेक्टर्स को, फॉर एग्जांपल कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि भाई फॉर एग्जांपल 10 मिलियन तक की ट्रांजैक्शन डायरेक्टर्स खुद अपने पास से कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ऊपर की इनको कोई ट्रांजैक्शन करनी हो तो दे हैव टू गो फॉर दी अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। तो वो वाली बातें जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग में वो डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, एनुअल जनरल मीटिंग अगर मैं बात करूं तो किस किस कंपनी ने करानी होती है? लॉ कहता है हर कंपनी ने करानी है सिवाय एक सिंगल मेंबर कंपनी के। सर, सिंगल मेंबर कंपनी ने क्यों नहीं करानी है? देखो, उसमें तो एक ही मेंबर है, अब वो एक ही मेंबर है और मोस्ट प्रोबेबली वो बंदा खुद ही डायरेक्टर होगा, और एक ही बंदा है तो उसमें क्या उसकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी, वो खुद ही जो है वो चीज़ें डील कर लेता है। तो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, अनलिस्टेड, लिस्टेड, तमाम कंपनीज ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग हर साल करानी होती है। अच्छा, अब सवाल ये होते हैं कब करानी है, कहाँ करानी है, कैसे करानी है, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा सवाल है कि कब करानी है, इसको हम डील करते हैं। तो देखो, लॉ आपको ना 2 बातें बताता है। लॉ आपको 2 बातें बताता है। सबसे पहले मेरे प्यारो, लॉ आपको कहता है कि जो फर्स्ट AGM आपकी होनी है तो उसको, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 जनवरी 2020 में। अब लॉ ये कहता है जो वेरी फर्स्ट AGM आप कराएंगे वो आप खींचे इनकॉर्पोरेशन से कोई 16 मंथ्स। इनकॉर्पोरेशन से आपने 16 मंथ्स खींच लिए और विद इन 16 मंथ्स आपने अपनी पहली AGM करानी है, पहली AGM करानी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक साइड में चीज़ लिख रहा हूँ, स्टैच्यूटरी मीटिंग। पिछले लेक्चर में आपने सीखा तो स्टैच्यूटरी मीटिंग का टाइम फ्रेम है, मैं इसमें वो भी रिवाइज कराऊंगा कि अगर तो वो उस टाइम लिमिट में फॉल करती है तो AGM का क्या करना है, ठीक है। अब देखें, 16 महीने के अंदर आपने फर्स्ट AGM करा ली, तो 1 जनवरी से अगर आपका ईयर स्टार्ट हुआ था तो 16 महीने कब हो रहे हैं? 16 महीने सर हो रहे हैं हमारे पास कोई 30 अप्रैल को। अच्छा सर, 1 जनवरी को ईयर स्टार्ट हुआ तो ईयर एंड हमारे पास होगा कोई 31 दिसंबर 2020 को हमारा ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, फर्स्ट AGM आपने करा ली 16 महीने में। सर नेक्स्ट AGM कब होगी, सब्सिक्वेंट AGM कब होगी, सेकंड AGM ऑनवर्ड्स किस तरह से होगी? तो देखो, लॉ आपको कहता है कि फर्स्ट AGM में तो मैंने आपको टाइम दे दिया कोई 16 महीने का। नेक्स्ट AGM जब आप कराओगे तो वह आप अपने फाइनेंशियल ईयर एंड से विद इन 120 डेज आपने करवानी ही करानी है अपनी AGM। अच्छा सर, ये टाइमलाइन आपके पास है? 3-4 बातें ज़रा गौर से मेरी सुने आप। इसमें ईयर एंड आपका स्टार्ट हुआ, इस ईयर आपका स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2020, एंड हुआ 31 दिसंबर 2020।
पहली एजीएम की हम बात कर रहे हैं तो लॉ कहता है विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने फर्स्ट एजीएम अपनी करानी है। सब्सिक्वेंट एजीएम का क्या करना है, जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 120 डेज के अंदर अंदर आपने अपनी दूसरी एजीएम करानी है। अच्छा देखो फॉर एग्जांपल क्या आपने जो ये एजीएम कराई थी वो 30 अप्रैल 2021 करा ली थी। ये कौन सा ईयर था, 1 जनवरी पे हमारा ईयर स्टार्ट हुआ और एंड हुआ कोई 31 दिसंबर 2020। तो इसकी एजीएम कब हुई, आपकी हुई 30 अप्रैल 2021 को ही, ठीक है। फिर दूसरा ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2021 और 31 दिसंबर 2021, ठीक है। अब ये आपका ईयर एंड है, ये आपका क्या है सर, ईयर एंड है। आपने इससे खींचने हैं 120 दिन, 120 डेज के अंदर अंदर आपने लाजमी तौर पे, मेरे प्यारे लाजमी तौर पे आपने अपनी एजीएम करानी ही करानी है। अच्छा अब इसमें एक दो बातें वो डिस्कस करते हैं। आपको ये बात पता लग गई कि फ़र्स्ट एजीएम आप कराएंगे इनकॉर्पोरेशन से 16 महीने के अंदर, सब्सिक्वेंट एजीएम आप करा रहे होंगे फाइनेंशियल ईयर एंड से 120 दिन के अंदर अंदर। अब क्या तो इसमें सर कोई एक्सटेंशन है या कोई और ऐसी टेक्निकल बात है जो हमें देखनी है, तो देखो लॉ आपको साथ साथ कहता है कि आपने ठीक है 120 दिन के अंदर अंदर तो करानी है, लेकिन आपने ईच कैलेंडर ईयर भी आपने करानी है। सर ईच कैलेंडर ईयर का मतलब क्या है, ज़रा वो हमें बताएं। देखो मैं आपको एक ना इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है कोई, आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है कोई 1 अक्टूबर को, आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है आपका ईयर और ये ख़त्म होता है कोई 30 सितंबर को, ठीक है। 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुआ और ख़त्म हुआ 30 सितंबर 2021। अब इसकी फ़र्स्ट एजीएम आप कब करा रहे होगे, फ़र्स्ट एजीएम आप कब करा रहे होगे, सर फर्स्ट एजीएम हम कराएंगे इसकी कोई 16 महीने के अंदर अंदर। तो हमारा जो है वो ईयर इनकॉर्पोरेशन कब से हुई हमारी, 1 अक्टूबर 2020 हुई, इससे आप 16 महीने खींचें तो 30 सितंबर को हमारे पास 12 महीने हो गए। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और हमारे पास आ रही है जनवरी। तो फर्स्ट एजीएम के हमारे पास डेट आ गई कोई जनवरी 2022। ये हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है फॉर व्हाट, फॉर फर्स्ट एजीएम, ठीक है, सर समझ आ गया। लेकिन व्हाट इफ़, ये तो मैक्सिमम लिमिट है ना, व्हाट इफ़ आप अपनी फर्स्ट एजीएम कराते हैं कोई 30 नवंबर को आप करा लेते हैं। सर क्या आप 30 नवंबर को अपनी एजीएम करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। सर वो तो 16 महीने का टाइम था, देखिए 16 महीने मैक्सिमम टाइम था, आपने 16 महीने के अंदर कभी भी अपनी एजीएम करा लेनी है। और आपने फॉर एग्जांपल इस केस में आप कराते हैं 30 नवंबर 2021 को। अब जो कैलेंडर ईयर चल रहा है 2021, इसमें आपकी जो है वो एजीएम हो गई है। और ये किस ईयर की थी, अक्टूबर 20 से लेकर जो सितंबर 21 का ईयर था फाइनेंशियल ईयर। सर ये फाइनेंशियल ईयर तो जनवरी 31 और 1 जनवरी 31 दिसंबर का था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर हर कंपनी का अपने हिसाब से होता है। इस कंपनी ने क्या ऑप्ट किया कि वो 1 अक्टूबर से अपना ईयर स्टार्ट करेगी और एंड करेगी कोई 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर 21 को हमारा ईयर ख़त्म हो, तो जो साल 2021 था उसकी एज हमारे पास हुई है 30 नवंबर 2021 को, ठीक है। ज़िंदगी इसी तरह हमारी चलती रही। फिर क्या हुआ, फिर दूसरा साल आया अक्टूबर 21 से लेकर सितंबर 2022। अब ये सब्सिक्वेंट एजीएम है। अब लॉ ये कहता है कि आपने ईयर एंड से कोई 120 दिन के अंदर आपने सब्सिक्वेंट एजीएम आपने करानी है। मतलब सेकंड एजीएम आप कब कराओगे, जो फाइनेंशियल ईयर आपका एंड हो रहा है उससे आप 120 दिन खींचोगे। तो मैक्सिमम टाइम हमारे पास क्या आया, सितंबर से आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे, इस हिसाब से तो आपके पास कोई सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइम बन रहा है कोई जनवरी 23 बन रहा है, ऐसा ही है। मतलब आप जनवरी 23 में भी आप फॉर एग्जांपल 2 जन 2023 को भी रख सकते हैं आप अपनी दूसरी एजीएम। पहली इस कंपनी का केस समझने की कोशिश करें। मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये एक ऐसी कंपनी है सर जो इनकॉर्पोरेट हुई 1 अक्टूबर 2020 को। इसने अपना ईयर एंड रखा 30 सितंबर, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 2020 को इनकॉर्पोरेट होती है कंपनी और इसने अपनी जो इसका जो पास मैक्सिमम टाइम लिमिट था
फर्स्ट एजीएम रखवाने का वो 16 महीने का था, वो बंदा था जनवरी 2022, लेकिन उसने क्या किया, नवंबर में जो है वो अपनी एजीएम रखवा ली, फर्स्ट एजीएम। इसने क्या कोई इसमें गलत काम किया? नहीं, क्योंकि इसके बाद मैक्सिमम लिमिट थी 16 महीने की, उसने उसके अंदर करा ली। फिर दूसरा साल स्टार्ट हुआ अक्टूबर 21 से लेकर सितंबर 22 का। अब जो ये तो सब्सिक्वेंट एजीएम होगी इसमें, तो इसका अगर हमने 120 दिन का हिसाब लगाया तो हमने सितंबर 22 से कैसे 120 दिन, तो जनवरी 23 की मैक्सिमम लिमिट हमारे पास आ रही है। तो सर क्या हम 2 जनवरी को इसकी एजीएम करा सकते हैं? क्या तो करा सकते हैं, 2 जनवरी 2023 को। इस प्रोविज़न के हिसाब से जो हमने पढ़ा, इस हिसाब से तो सही लग रहा है, कुछ उसमें गलत नहीं लग रहा, लेकिन लॉ कहते नहीं, लॉ कहते नहीं। एक तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है 120 डेज़ वाला, और दूसरी बात का जो आपने ख्याल रखना है वो बात ये है कि कम से कम ईच कैलेंडर ईयर में आपकी एक एजीएम तो होनी चाहिए। मतलब कि इस केस में आपकी 2021 का जो कैलेंडर ईयर है, आई एम टॉकिंग अबाउट कैलेंडर ईयर, नॉट फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर तक ख़त्म होता है। फाइनेंशियल ईयर हर कंपनी का अलग अलग होता है। इस केस में कैलेंडर ईयर क्या होगा, कैलेंडर ईयर तो वही फिक्स है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का कैलेंडर ईयर 2021, कैलेंडर ईयर 2022, कैलेंडर ईयर 2023। लेकिन कंपनी का फाइनेंशियल ईयर इसमें क्या है, अक्टूबर टू सितंबर। अच्छा, अब कैलेंडर ईयर 2021 में क्या एजीएम हुई है? सर बिल्कुल हुई है, 30 नवंबर 21 को जो एजीएम हुई थी। अच्छा, कैलेंडर ईयर 2022 को एजीएम हुई है? सर नहीं हुई। क्या 2023 को हो रही है? हाँ, 2023 में आप ये जो 2 जनवरी 2023 को करना चाह रहे हैं। यार लॉ ये कहता है कि इस तरह से आपने 120 डेज़ वाला हिसाब किताब तो आपने सही कर लिया, लेकिन इस केस में एक ब्लंडर यह आ रहा है कि 2022 के साल में, कैलेंडर ईयर 2022 में कोई एजीएम हो नहीं रही है। तो इस केस में मैक्सिमम टाइम लिमिट आपके पास 120 दिन का नहीं होगा। इस केस में मैक्सिमम टाइम लिमिट आपके पास होगा 31 दिसंबर का ही। आपने ये जनवरी का महीना हटा देना है और आपने किसी भी हालत में आपने जो है वो 31 दिसंबर से पहले अपनी एजीएम करा लेनी है। सर इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं फिर बता रहा हूँ। रीज़न ये है कि 120 दिन वाला टाइम तो कंप्लाई आप कर रहे थे, लेकिन इसमें आपकी जो ईयर एंड और इस टेक्निकल चीज़ों की वजह से एक मसला ये आ रहा था कि ईच कैलेंडर ईयर में एक एजीएम जो होनी चाहिए वाला पॉइंट आप मीट नहीं कर पा रहे थे। मैं इसको समराइज़ कर दूँ, पहली एजीएम जब आप कराएंगे तो आप इनकॉर्पोरेशन से खींचेंगे 16 महीने, वो आपके पास मैक्सिमम टाइम लिमिट होगा। 16 महीने के अंदर अंदर आपने कभी भी अपनी एजीएम करा देनी है। दूसरी बात, सब्सिक्वेंट एजीएम मतलब 2nd एजीएम ऑनवर्ड्स आप जब कराएंगे तो आप कराएंगे फ्रॉम द क्लोज ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर, आप खींचेंगे 120 दिन और उसके अंदर अंदर आपने अपनी सब्सिक्वेंट एजीएम करा लेनी है। अगर तो आपके ईयर एंड की वजह से कोई ऐसा सिस्टम हो रहा है जिसकी वजह से ईच कैलेंडर ईयर में, कैलेंडर ईयर क्या होता है सर, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, उसके अंदर एक भी एजीएम अगर नहीं हो रही है तो दैट इज़ अ कॉन्ट्रवेंशन विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ। क्योंकि लॉ ये कहता है कि आपने दोनों चीज़ें एक साथ मीट करनी है, 120 दिन वाली बात भी और ईच कैलेंडर ईयर वाली बात भी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब देखें सर, स्टैच्यूटरी मीटिंग वाली बात आपने ऊपर लिखवाई थी, तो ये क्या थी? देखें, हमने बताया कि फर्स्ट एजीएम का क्या टाइम लिमिट है कि इनकॉर्पोरेशन से 16 महीने के अंदर अंदर। अब 16 महीने के अंदर ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप 16वें महीने ही करा रहे हो सकता है आप कोई 8वें महीने करा रहे हो, 7वें महीने करा रहे हो। तो अगर आप इतनी जल्दी करा रहे हैं कि वो एजीएम स्टैच्यूटरी मीटिंग के टाइम में आगे फॉल कर जाती, तो हमने स्टैच्यूटरी मीटिंग के लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था कि फिर आपको स्टैच्यूटरी मीटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टैच्यूटरी मीटिंग का क्रक्स ये था कि आपकी एजीएम में क्योंकि 16 महीना लॉ ने आपको दिए हैं, तो एक जल्दी से एक मीटिंग करा लो, ब्रीफ दे दो कुछ शेयर होल्डर्स को, ताकि उनको पता लग जाए कंपनी के साथ आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप उस टाइम लिमिट में एजीएम करा लेते हैं तो वो क्रक्स ही खत्म हो जाता है स्टैच्यूटरी मीटिंग का, तो आपको स्टैच्यूटरी मीटिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये टाइम लिमिट आपको एजीएम की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अच्छा, अब देखें एजीएम की आपने बात समझ ली टाइम लिमिट का। अब एजीएम करानी कहाँ पर है? तो देखें, आपकी कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, फॉर एग्जांपल वो कराची में, तो आप कराएंगे कराची में, या फिर नियरेस्ट सिटी में करा सकते हैं, नियरेस्ट लोकेशन में करा सकते हैं। आप मलीर में रख सकते हैं, आप हैदराबाद में रख सकते हैं अगर कराची का आपका ऑफिस है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लॉ ने आपको बताया कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस में ही रखवाना है, रजिस्टर्ड ऑफिस वाले शहर में रखवाना है। दूसरा, फॉर एग्जांपल सर आप कराची में एजीएम रखवा रहे हैं, लेकिन आपके पास लाहौर में कुछ शेयर होल्डर्स हैं और वो शेयर होल्डर्स ऐसे हैं कि उनकी मिलाकर तादाद जो है वो 10% से ज़्यादा बन जाती है, तो उनकी डिमांड पे, आई रिपीट, उनकी डिमांड पे आपने एक वीडियो लिंक फैसिलिटी भी उनको वहाँ देनी है कि आपकी जो मीटिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वहाँ पर चल रही हो और वो वहाँ से जाके मीटिंग अटेंड कर सकें। अच्छा, और ये कम से कम आपने 7 दिन पहले देना है।
ये जो है चीज़ है। अच्छा, जो माइंड मैप्स मैंने आपको दिए उसकी कलर कोडिंग में आपको फिर बता दूं, जो क्वांटिटेटिव चीज़ें हैं, मतलब कोई डेट्स हो गई, परसेंटेज हो गई, नंबर्स हो गए, वो मैंने ग्रीन में मार्क किए हुए हैं, प्रोविजंस हो गए वो ब्लू में हैं, कोई एक्सेप्शंस वगैरह हैं तो वो आपके रेड में मार्क हैं, ठीक है। अच्छा, 7 दिन पहले आपने उनको ये वीडियो लिंक जो है वो 7 दिन पहले कम से कम वो डिमांड करेंगे तो आप उनको वीडियो लिंक प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, नोटिस की बात करें, एजीएम का नोटिस कब जाता है, तो मैंने आपको फिर बताया स्टैच्यूटरी मीटिंग में, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी जनरल मीटिंग हो जो मेंबर्स के साथ आप जो करते हैं उसका नोटिस पीरियड कम से कम 21 दिन का होता है। 21 दिन पहले आपने नोटिस दे देना है कि जी फला दिन जो है हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। सर, एनुअल जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स बताते हैं कब होनी है, मेंबर्स बताते हैं, डायरेक्टर्स बताते हैं। भले ही मेंबर्स कंपनी के ओनर्स हैं, लेकिन ये पावर डायरेक्टर्स के पास है। लॉ ने पावर दी डायरेक्टर को, डायरेक्टर बताएंगे। आप जाके आगे जाके जब आप स्टडीज़ अपनी आगे फॉरवर्ड करेंगे आपको पता चलेगा डिविडेंड्स क्या, जब आप चैप्टर में जाएंगे, जब आप उसकी चीज़ें देख रहे होंगे तो आपको पता लगेगा डायरेक्टर्स के पास बाकी कुछ पावर्स ऐसी हैं जो लॉ ने दी हैं कि उनके पास मेंबर्स से ज़्यादा पावर्स हैं उस केसेस में। डिविडेंड्स के ये क्या डिक्लेरेशन होती है उस हिसाब से, मैं एक बात। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ बताऊँ कि एजीएम कब होनी है, कैसे होनी है, ये डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, मेंबर्स डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सर, अच्छा कोई एक्सटेंशन हो सकती है, वो 120 दिन वाले टाइम लिमिट में कुछ एक्सटेंशन वगैरह हो सकती है, तो देखिए लॉ आपको कहता है कि आप कोई 30 डेज़ की एक्सटेंशन मांग सकते हैं, 30 डेज़ की एक्सटेंशन मांग सकते हैं। और वो सिर्फ तब मांग सकते हैं जब आपको ऐसी बात प्रूफ कर दें कि हाँ यार एक्सटेंशन की यहाँ पर ज़रूरत थी, ठीक है ना। और वो किससे मांगनी है, देखिए अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हैं तो आप मांगेंगे SECP से, और अगर आप एक कोई दूसरी कंपनी है, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, तो आप रजिस्ट्रार से मांगेंगे। आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। स्टैच्यूटरी मीटिंग के बाद ये जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है हर साल होती है, किसने करानी होती है, कब करानी होती है, कहाँ करानी होती है, कैसे करानी होती है, ठीक है जी।